गुड मॉर्निंग दोस्तों। बच्चों कैसे हैं आप लोग? सभी अच्छे हैं। चलिए फिर से आप लोग के बीच जो है एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं, जो कि वर्ग 7 विषय हमारी विरासत जो सामाजिक विज्ञान का इतिहास बुक है उससे रिलेटिव है। हम लोग पार्ट 2 नए राजा और राज्य, जो कि आज हम लोग भाग 4 में पढ़ेंगे। और भाग 4 को पढ़ने से पहले जो है भाग 3 के बारे में थोड़ा जानकारी हम लेते हैं। भाग 3 में हम लोग चोल प्रशासक के बारे में जाने थे कि चोल प्रशासक जो थे उसमें हम लोग ये देखे थे कि राजा ही जो है वो सर्वोच्च, हाँ, उत्तराधिकारी या सर्वोच्च जो अधिकारी थे वो राजा ही थे, और वह युवराज की भी नियुक्ति करते थे। युवराज का भी एक विशेष स्थान होता था। राजा जो है वह अपने राज्य को चलाने के लिए अपने राज्य को 6 प्रांतों में विभाजित किया था, जिसको जो है उस 6 प्रांतों को जो है मंडलम के नाम से जाना जाता है। हम लोग देखेंगे कि राज्य जो है वो मंडल में विभक्त था। मंडल जो है वो नाडु में, और नाडु जो था वो कुर्रम में विभाजित था। इसके बाद हम लोग स्थानीय स्वशासन के बारे में देखे थे कि जो स्थानीय चोल साम्राज्य का जो स्थानीय स्वशासन था वह वारियम के नाम से जो है जाना जाता था। और इसके आधार पर चोल अभिलेखों के आधार पर जो है 3 सभाओं का उल्लेख है, जिसमें उर सभा और नगरम के रूप में जाना जाता है। उर जो है गांव वालों की परिषद को उर कहा जाता था। ग्राम सभा या ये जो सभा या महासभा होती थी वह ब्राह्मणों की सभा कहा जाता था। नगरम जो था वह व्यापारियों की व्यापार केंद्र जो एरिया थे या व्यापारियों का जो केंद्र था उसको हम लोग नगरम कहा जाता है। इसमें हम लोग ये देखे थे कि गांव वाले जो हैं वह उनके बहुत गांव जो ग्राम सभा थी उसका बहुत सारा कार्य था, जिसमें हम लोग को ये पढ़े थे कि केंद्रीय अधिकारियों की सहायता प्रदान जो है वो ग्राम सभा करती थी। कर वसूलना हो गया, अपराधियों को दंड देना, शिक्षा, मंदिर निर्माण करना, सिंचाई की व्यवस्था करना, ये सभी ग्राम सभा की जिम्मेवारी थी। चोल साम्राज्य को भूमि, अब हम लोग ये देखे थे कि जो है राजा को जो है टैक्स 2 विभागों से मिलती थी। एक भूमि यानी जो किसान करते किसानी से मिलती थी, किसान लोग जिस भूमि पर कार्य करते थे उसका टैक्स जो है राजा देते थे। दूसरा था व्यापारी कर, जो व्यापारी यहाँ पर आते थे और जो व्यापार होती थी उससे टैक्स मिलता था। और इस तरह से राजा को 2 तरह की टैक्स मिलते थे, और उन टैक्स का जो है एक भाग जो है वो राजा को दिया जाता था और दूसरा भाग जो था वह उससे बहुत सारे सार्वजनिक कार्य किए जाते थे, जैसे सड़क तालाब बनाना, है ना, राज्य कर्मचारियों का वेतन देना, सेना का जो है खर्च वहन करना, मंदिर का निर्माण करना, ठीक है। और हम लोग ये देखे थे कि चोल में जो है अस्थाई सेना जो है वो 2 तरह से थी। एक जो है स्थल सेना और एक जल सेना, जिसको नौसेना भी कहा जाता है। स्थल सेना जो है वो 3 भागों में विभक्त थी। पहला हो गया पैदल सेना, दूसरा हो गया गज सेना यानी हाथी पर जो सेना रहती थी, जो सैनिक हाथी संभालते थे। तीसरा जो था वो था अश्वारोही सेना, जो घोड़ों पर सवार होकर लड़ाइयाँ युद्ध करते थे। और इस तरह से जो है जो सेना की जो टुकड़ी होती थी उसका नेतृत्व करने वाले जो थे वो महादंड नायक उनको कहा जाता था। ये हम लोग भाग 3 में पढ़े थे। आज हम लोग भाग 4 में देखेंगे कलात्मक विकास, यानी चोल प्रशासन में, चोल साम्राज्य में किस तरह की कला का विकास हुआ उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चोल शासकों ने अपने शासन काल में द्रविड़ स्थापत्य कला को बढ़ावा दिया। यानी याद रखना है कि चोल शासन में, चोल साम्राज्य में द्रविड़, ठीक है, द्रविड़ स्थापत्य कला शैली का को बढ़ावा दिया। द्रविड़ कला शैली, ठीक है, इसका जो है किया था। इस काल में द्रविड़ शैली के अंतर्गत अनेक मंदिरों का निर्माण किया गया था। आप ये देख सकते हैं कि ये जो पिक्चर आप लोग देख रहे हैं, जो गंगई कोंड चोलुकम का मंदिर है, यह जो है वह द्रविड़ शैली के आधार पर बनाया गया था, जो चौकोर होता था और उसमें तरह तरह के
आप दक्षिण भारत में जितने भी मंदिर जाएंगे, हमारे झारखंड में भी बहुत ऐसे मंदिर आपको मिलेंगे जो द्रविड़ शैली से बनाए गए हैं। ठीक है। चोल मंदिरों में विस्तृत प्रांगण होता था, यानी द्रविड़ शैली में क्या होता था कि चोल मंदिर में जो है विस्तृत प्रांगण, प्रांगण मतलब आंगन, ठीक है, आंगन होता था। विशाल विमान एवं ऊंचे तथा अल्पकृत गोपुरम देखने को मिलते हैं। राजराज ने राजराजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण तंजौर में करवाया था। हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि चोल शासन का, चोल साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक जो था वो राजराज प्रथम था, और उसने जो है राजराजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक है। राजराज प्रथम ने, एकदम बिल्कुल याद रखना है, राजेश्वर मंदिर। ठीक है, राजेश्वर मंदिर। ठीक है, राजेश्वर मंदिर, राजेश्वर मंदिर, यानी राजराज से राजराजेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर का जो निर्माण है वह तंजौर में कराया गया था, तंजौर में करवाया। ये बहुत विशाल मंदिर है। यह मंदिर करीब 192 फीट ऊंचा है। सोच सकते हैं कितना ऊंचा है यह मंदिर, 192 फीट ऊंचा है। सोच सकते हैं कितना ऊंचा होगा, 192 फीट, है ना। यह द्रविड़ शैली का विशिष्ट उदाहरण है। इस काल में मूर्तिकला एवं चित्रकला का भी विकास हुआ। इस युग की मूर्तिकला का सबसे अच्छा नमूना कांसे की बनी नटराज की मूर्तियां हैं। आप ये देख सकते हैं, ये मूर्ति नटराज की मूर्ति कहलाती है। ठीक है। और इस नटराज की मूर्ति को जो है ये चोल वंश का सबसे उत्तम जो है मूर्ति निर्माण में कहा जाता है। भित्ति चित्रकला के अंतर्गत बृहदेश्वर मंदिर की दीवारों पर अजंता की चित्रकला से प्रभावित धार्मिक चित्रकारी की गई थी। भित्ति चित्र मतलब जो दीवार, भित्त मतलब हम लोग दीवार कहते हैं, तो दीवार चित्र में जो है बृहदेश्वर मंदिर की दीवारों पर अजंता यानी अजंता की चित्र, ये बहुत ही फेमस है और बहुत ही प्राचीन कालीन चित्र जो है वो अजंता की गुफाओं में मिलता है। तो उससे प्रभावित धार्मिक चित्रकारी की गई है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से जो है वो चोल प्रशासन जो है, चोल साम्राज्य जो है किस प्रकार से स्थानीय प्रशासन और कलात्मक विकास जो है वो किया। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा एक और देख लेते हैं कि चोलों में ब्राह्मण एवं बल्लाल, ठीक है, शूद्र वर्ग के बड़े भूस्वामी का सर्वोच्च स्थान था। बड़े भूस्वामी यानी बड़े भूस्वामी का स्थान कौन था? ब्राह्मण और बल्लाल। इसके अतिरिक्त कुछ विशेष अधिकार प्राप्त वर्गों में वलेंगे यानी दक्षिण भुजा, ठीक है, और इंडगई यानी वाम भुजा थे। दक्षिण भुजा जातियां मुख्यतः कृषक यानी दक्षिण भुजा की जो मुख्यतः जो जातियां थी वो कृषक थी तथा श्रमिक जातियां थी, तथा वाम भुजा वर्गीय जातियां हस्तशिल्पकारी या दस्तकारी की थी। दास प्रथा का भी उस समय चोल वंश में दास प्रथा का भी प्रचलन था। तो इस तरह से हम लोग जो है यह कलात्मक विकास जो है होता है। अब इसके बाद जो है हम लोग थोड़ा सा अभ्यास का भी जो है हम लोग जिक्र करेंगे, लेकिन इसको जो है हम लोग अगले वीडियो में इसका जिक्र हम लोग अभ्यास का जो है वह जिक्र करेंगे। लेकिन थोड़ा सा हम लोग अभी हमारे पास समय बचा हुआ है तो हम चाहेंगे कि इसका अभ्यास भी जो है हम लोग देख लेंगे। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके आप लोग कलात्मक विकास का जो है वो अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। और हम लोग थोड़ा सा अभ्यास का भी जिक्र चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अभ्यास में हम लोग देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। पहला हम लोग देखते हैं, पहला यानी पहला क्वेश्चन,
राष्ट्रकूट वंश की संस्थापक था। राष्ट्रकूट के संस्थापक कौन थे, याद है? दंती दुर्ग, है ना? पहला यहाँ पर आपको रिक्त स्थान भरना है, दंती दुर्ग। दूसरा है पाल वंश, खाली स्थान, धर्म के अनुयायी थे। तो पाल वंश किस धर्म के अनुयायी थे? बौद्ध धर्म, ठीक है। तीसरा, चोल वंश के संस्थापक कौन थे, याद है? विजयालय। चोल वंश के संस्थापक कौन थे? विजयालय। और चौथा जो है, चतरा के खोरी में खाली स्थान के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। किसके शिलालेख प्राप्त हुए हैं? तो वो है महेंद्र पाल, ठीक है, महेंद्र पाल के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। पांचवा है राजेश्वर का मंदिर में बनाया गया था। तो राजेश्वर का मंदिर कहाँ बनाया गया था? हम लोग अभी इससे पहले पढ़े थे, तंजौर में, ठीक है। राजेश्वर का मंदिर क्या है, कहाँ बनाया गया था? तो वह है तंजौर में। तो इस तरह से हम लोग जो है अभ्यास का जो 1 चैप्टर है, 1 भाग है, प्रश्न नंबर 1 है, उसका रिक्त स्थान में ये 5 आप लोग को भरने हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 आप लोग इसको पॉज करके जो है स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको उतारने का काम करेंगे। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला, कौन कौन से राजवंश त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल थे? तो पहला कौन कौन से ये है, तो हम लोग यहाँ पर देखे थे। पहला था गुज्जर प्रतिहार, दूसरा था पाल वंश, तीसरा था राष्ट्रकूट। तो आपको यही लिखना है। और ये तीनों जो है वह त्रिपक्षीय संघर्ष में जो है किसके लिए, इसको नहीं लिखना है लेकिन थोड़ा सा रिमाइंड कर देते हैं, वो है कन्नौज के लिए। यानी कन्नौज के लिए जो है यह गुज्जर, पाल और राष्ट्रकूट जो है, मतलब पाल वंश और राष्ट्रकूट, चूंकि कन्नौज जो था वो गुज्जर प्रतिहार के अंतर्गत में आता था, ठीक है, लेकिन उससे लेने के लिए जो है पाल वंश और राष्ट्रकूट जो है गुज्जर प्रतिहार वंश से ये लोग लड़ाई करते रहता था। तो इसी शासक को जो है त्रिपक्षीय संघर्ष, इसी संघर्ष को त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं। दूसरा है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने और क्यों की? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी, है ना, याद है ना? धर्मपाल ने की थी, धर्मपाल ने की थी। और कब, अगर कहा जाए कब, तो वो था 783 से 820 ईस्वी जो धर्मपाल था। और यह कारण क्या था? तो नालंदा विश्वविद्यालय की, नालंदा विश्वविद्यालय, है ना, नालंदा विश्वविद्यालय के शैक्षणिक स्तर में गिरावट के कारण, ठीक है। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो थी वह धर्मपाल ने की थी। और इसका कारण यह था कि जो नालंदा विश्वविद्यालय था उसमें शैक्षणिक स्तर की गिरावट हुई थी। तीसरा जो है वो राष्ट्रकूट कैसे शक्तिशाली बने। तो राष्ट्रकूट जो है कैसे शक्तिशाली बने, उसमें हम लोग ये देखेंगे कि राष्ट्रकूट के जो राजेश्वर प्रथम थे वो बहुत ही शक्तिशाली और मेधावी राजा थे। उन्होंने जो है राष्ट्रकूट से जो है वो निरंतर उनके साथ युद्ध होता था और बहुत ऐसे जगह पर राष्ट्रकूट को भी ये हराया गया था। और वहाँ से जो धन आता था उसे आर्थिक जो है स्थिति राष्ट्रकूट की मजबूत हुई, जिसकी वजह से यह शक्तिशाली बन गया। और शक्तिशाली बनने के बाद जो है चोल वंश जो है श्रीलंका हो गया, सुमात्रा, जावा हो गया, वहां तक जो है ये अधिकार कर लिए थे। चौथा सामंत किसे कहा जाता है। तो हम लोग ये देखे थे कि सामंत जो है राजा जो है अपने शासन को चलाने के लिए
बड़े जमींदार या प्रमुख सैन्य अधिकारी को जो है कुछ अधिकार देके, राजनीतिक अधिकार देके, वहां शासन करने का अधिकार देके उसकी नियुक्ति करता था, जिसे सामंत कहा जाता है। पांचवा है चोल साम्राज्य के स्थानीय स्वशासन की क्या विशेषता थी। तो चोल काल का जो है स्थानीय स्वशासन की विशेषता यह थी कि उस समय जो है स्थानीय स्वशासन जो है, जो चोल व साम्राज्य में मिलता है, वह व्यवस्था किसी और राजवंश में नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ जो स्थानीय स्वशासन की जो व्यवस्था थी उसका नाम वारियम था, और वह 3 प्रकार के सभाओं पर, 3 प्रकार की समिति व्यवस्थाओं पर जो है चलती थी, जिसको हम लोग ऊर सभा और नगरम कहा जाता है। ऊर को जो है गांव वालों की ग्राम परिषद होती थी, सभा जो है ब्राह्मणों की सभा होती थी, और नगरम जो है व्यापारिक केंद्रों में जो मुख्य व्यापारिक जो केंद्र होते थे उसे नगरम के रूप में जाने जाते थे। वहाँ जो है ग्राम सभा के भी कार्य निश्चित थे, जिसमें से हम लोग ये देख सकते हैं कि केंद्रीय अधिकारियों का जो है वह सहायता प्रदान करना, कर वसूल करना, अपराधियों को दंड देना, शिक्षा का व्यवस्था करना, मंदिर और सिंचाई की व्यवस्था करना इत्यादि जो है वो ग्राम सभा की जिम्मे थी। उसमें जो है राजा के लिए जो है वो कर जो है 2 रूपों में जाता था। एक हो गया आपका भूमि कर जो किसानों से ली जाती थी, और दूसरा जो होता था वह व्यापारी कर, यानी जो व्यापारी लोगों से कर लिया जाता था, और उससे एक भाग जो है राजा के लिए रख कर बाकी एक भाग जो है सार्वजनिक कार्य के लिए, जैसे सड़क बनाना, तालाब बनाना, कर्मचारियों का वेतन देना, सेनाओं का खर्च वहन करना, मंदिरों का निर्माण करना, है ना, ये सारे चीज जो है आपके स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत में आप लोग को लिखना है। इसके बाद है आइए चर्चा करें चोल साम्राज्य में मंदिर किस प्रकार महत्वपूर्ण थे, क्योंकि वह द्रविड़ शैली में बनाए गए थे, जो कि उस में हम लोग देख सकते हैं कि चोल साम्राज्य जो था वो मंदिर जो थे उसके द्रविड़ शैली के अंतर्गत मंदिरों का निर्माण किया गया था, और उसमें जो है एक विस्तृत प्रांगण होता था, विशाल विमान होते थे तथा ऊंचे व अलंकृत गोपुरम देखने को मिलता था, और यह करीब बहुत ऊंचा होता था, जिसको आप लोग इस तरह से देख सकते हैं। यह द्रविड़ शैली के रूप में विकसित हुआ था, और अभी भी आप लोग यहाँ अगल बगल में भी बहुत सारे मंदिरों को आप लोग देख सकते हैं, जिसमें से राजराज प्रथम ने जो था वो राजराजेश्वर और बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था, जो बहुत ही सुंदर और ये कहा जा सकता है कि बहुत ही अनुपम मंदिर के रूपों में जाना जाता है। इसमें मूर्ति कला, चित्रकला का भी विकास हुआ था। मूर्ति कला में जो है आप देख सकते हैं कि यह नटराज की मूर्ति है, जो अभी भी जहाँ पर नाटक नृत्य या सिखाया जाता है, तो यहाँ पर इस मूर्ति को जो है पूजा करके ही बहुत सारी जगहों पर दिखाया ये किया जाता है। तो इस तरह से हम लोग उसमें क्वेश्चन लिख सकते हैं। दूसरा है पाल वंश बंगाल बिहार तक ही क्यों सीमित के रह गए, है ना। तो इसीलिए कि पाल वंश जो था वह हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि पाल वंश जो है नीचे चोल वंश का अधिकार था, इधर जो है राजपूत थे, इधर गुर्जर प्रतिहार थे। तो पाल वंश के लिए बहुत छोटा जगह मिलता है और वहीं पर वो सिमट के रह गए, और उत्तर में जो है थोड़ा सा हिमालय क्षेत्र आ जाता है। उसके बाद है 7वां जो है, आइए करके देखिए, नटराज की कांस्य प्रतिमा का चित्र बनाना है ना। तो नटराज का जो है ये कोशिश कीजिए कि नटराज का जो मूर्ति है उसको बनाने का प्रयास कीजिए। तो इस तरह से जो है हम लोग नए राजा और राज्य को 4 भागों में विभक्त करके हम लोगों ने इस चैप्टर को पढ़ा, और आप लोग सभी से ऐसा है, उम्मीद है कि आप लोग को हमारा जो वीडियो है उसमें अच्छी तरीके से बात को आप लोग समझे होंगे और इसका लाभ भी आप लोग को मिला होगा। चलिए अब आप लोग सभी खुशहाल रहें और अभ्यास को जो है जरूर बनाएं और अपने शिक्षकों को जरूर दिखाएं। हमारा जो नंबर है उस पर भी आप भेज सकते हैं, मैं भी उस पर आपको जो है ये करके दूं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है ना, उसके बारे में आप लोग जरूर कमेंट करें, ताकि हमें और अच्छे ढंग से वीडियो बनाने का मौका मिलेगा। तो चलिए फिर हम लोग नए सब्जेक्ट, नए विषय
में फिर से हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद।